लेक्चर नंबर 73 पार्ट 3 इंडिया 33 अर्निंग पर शेयर। इस लेक्चर में हम लोग नया 2 टॉपिक पढ़ेंगे जिसको लेके 3 इलस्ट्रेशन हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है कंटीजेंटली इशुएबल शेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंटली इशुएबल शेयर्स? मतलब इट इज़ कंटीजेंट वेदर टू इशू इक्विटी शेयर और नॉट। It depends upon some situation, some condition that we will issue equity shares. अगर वो कंडीशन मीट होता है तो हम इक्विटी शेयर देंगे, अदरवाइज हम लोग इक्विटी शेयर नहीं देंगे। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग कंटीजेंसी ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 457 कॉपी में दिया हुआ है इसका नोट्स, हम ब्रीफ में समझा रहे हैं। एग्जाम्पल है कि अनाउंसमेंट हुआ 1 अप्रैल 11 को 1 अप्रैल 11 को कि हम आपको 5 लाख शेयर देंगे 31 मार्च 2014 को, दैट इज़ 3 साल के बाद हम आपको 5 लाख शेयर देंगे इफ़ आप टारगेट मीट करते हो। अगर आप टारगेट मीट करते हैं तो आपको आज से 3 साल के बाद 5 लाख शेयर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको कहेंगे कंटीजेंटली इशुएबल शेयर्स, कि टारगेट मीट होगा तो आपको हम शेयर्स देंगे। ओके। तो भाई हम लोग को अगर बोला जाएगा कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो तो कैसे निकालेंगे, सीखते हैं। 2 केस बनता है, या तो आप टारगेट मीट करते हो या फिर आप टारगेट मीट नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन भाई टारगेट मीट करना नहीं मीट करना तो 31 मार्च 14 का बात है नहीं। टारगेट आप 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 14 दैट इज़ 2012, 2013, 2014 3 साल में कभी भी आप टारगेट मीट कर सकते हो। टारगेट आप कभी भी मीट करो, इशू आपको होगा 31 मार्च 14 को ही, 3 साल के बाद। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन आता है कि भाई बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस हम लोग कैसे निकालें, तो इट विल डिपेंड वेदर टारगेट इज़ मेट और नॉट। ठीक है, तो पहला चीज़ देखते हैं कि अगर टारगेट मीट नहीं होता है, कब नहीं मीट होता है? 2012 और 2013 में। 2014 तक का टाइम है 3 साल का, तो 2012 और 2013 में टारगेट मीट अगर नहीं होता है। अगर टारगेट मीट नहीं होता तो बेसिक ईपीएस कैसे निकालें? बेसिक ईपीएस निकालते टाइम जो फॉर्मूला EAS बाई वेन्स वही करेंगे, लेकिन ये जो 5 लाख शेयर देने वाले हैं उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों भाई इसको कंसिडर नहीं करेंगे? पहला चीज़, एक तो टारगेट मीट नहीं हुआ है, और दूसरा चीज़ जो बेसिक कॉमन सेंस है, भाई बेसिक ईपीएस निकालते टाइम हम लोग पोटेंशियल इक्विटी शेयर के बारे में बात नहीं करते हैं। 5 लाख शेयर जो है वो पोटेंशियल है, अभी इशू हुआ ही नहीं है। तो बेसिक ईपीएस निकालते टाइम हमको 5 लाख से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए कोई हालत में। ठीक है, तो अगर 2012-2013 में अगर कंडीशन मीट नहीं होता है तो बेसिक ईपीएस निकालते टाइम उसको कंसिडर हमको नहीं करना है 5 लाख शेयर्स को। ठीक, ओके। डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते टाइम क्या हम कंसिडर करेंगे इस 5 लाख शेयर को? भाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टारगेट मीट ही नहीं हुआ है। जब टारगेट मीट नहीं हुआ है तो हमको कंसिडर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर टारगेट मीट नहीं हुआ है तो बेसिक ईपीएस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डाइल्यूटेड में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टारगेट मीट नहीं हुआ। ठीक है, अगर टारगेट मीट होता है 2012 या 2013 में तो क्या करेंगे? तो बेसिक ईपीएस निकालते टाइम 5 लाख को कंसिडर करेंगे? अरे नहीं करेंगे, अभी तुमको बताया भाई, या फिर नॉर्मल कॉमन सेंस। बेसिक ईपीएस निकालते टाइम हमको पोटेंशियल इक्विटी शेयर से मतलब नहीं है। भले ही तुम टारगेट मीट कर रहे हो 2012-2013 में, लेकिन इशू कब होगा? 2014 में। तो अभी इशू हुआ ही नहीं, तो बेसिक ईपीएस में कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, टारगेट मीट हुआ, हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं, तो क्या कंसिडर करेंगे 5 लाख शेयर्स को? हाँ करेंगे, क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस में तो पोटेंशियल को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो कर लेंगे कंसिडर। मतलब अगर टारगेट मीट हुआ है तो डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर करेंगे, बेसिक में नहीं करेंगे। ठीक है, कब बात हुआ? जब 2012-2013 में अगर टारगेट मीट या नहीं हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि अगर टारगेट मीट हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? 31 मार्च 2014 को। 31 मार्च 2014 को टारगेट मीट हो रहा है। हम लोग इक्विटी शेयर कब इशू करने वाले हैं? 31 मार्च 2014 को। तो भाई अगर टारगेट मीट हुआ है 31 मार्च 2014 को, तो बेसिक ईपीएस में हम लोग 5 लाख को कंसिडर करेंगे? एक तरीके से नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? अब तो इक्विटी शेयर इशू हो भी गया, क्यों नहीं करेंगे? अब ये करोगे भी तो वो कितना दिन के लिए होगा? 31 मार्च 14 को तुम इशू कर रहे हो,
तो बेसिक ईपीएस निकालते टाइम वेन्स में ये जो 5 लाख है उसका डेज कितना आउटस्टैंडिंग हुआ, 0 ही ना हुआ, क्योंकि 31 मार्च 14 को टारगेट मीट हो रहा है, उसी दिन इक्विटी शेयर इशू हो रहा है। तो बेसिक एक तरीके से बेसिक में कंसिडर हम लोग नहीं किए, डाइल्यूटेड में तो कंसिडर करोगे ही तुम पूरा साल का, क्योंकि पूरा साल पोटेंशियल इक्विटी पे था। ठीक है, ठीक है। ये तब बात होगा जब टारगेट मीट हुआ 31 मार्च 14 को। अगर टारगेट मीट नहीं हुआ 31 मार्च 2014 को तो बेसिक में कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे भाई, नॉर्मल चीज़ है। डाइल्यूटेड में करेंगे, काहे करेंगे भाई, टारगेट ही नहीं मीट हुआ, सॉरी, तो टारगेट मीट नहीं हुआ। समरी देते हैं पूरा का कि 31 मार्च 14 को हुआ टारगेट मीट हुआ या नहीं हुआ, या फिर 2012-13 में टारगेट मीट हुआ या नहीं हुआ। बेसिक ईपीएस निकाल रहे हो ना, तो भूल जाओ, एकदम भूल जाओ कि टारगेट मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, 12 में हो रहा है, 13 में हो रहा है, 14 में हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। बेसिक ईपीएस निकालते टाइम कंसीडर करना ही नहीं है, एकदम भूल जाओ। ठीक है भाई, तो बेसिक ईपीएस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, उसको भूल जाना। ठीक है, लेकिन जब तुम डाइल्यूटेड ईपीएस का बात करोगे तो डाइल्यूटेड ईपीएस में तुम तभी कंसीडर करोगे जब टारगेट मीट हो रहा है। बेसिक में कभी कंसीडर नहीं करोगे, डाइल्यूटेड में तब ही कंसीडर करोगे जब टारगेट मीट हुआ है। ठीक है, ठीक है, डन। ओके, ये टॉपिक था कंटीजेंटली इशुएबल शेयर्स का। ओके ओके, इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12, खोलो उसको, क्या बोलता है। पेज नंबर 15.10। ठीक है, एक साथ पढ़ते हैं। ये जो LDR क्वेश्चन है बहुत बड़ा LDR क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूरा बुक में नहीं है, मतलब इंडेक्स 33 में एकदम यूनिक क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए तुमको क्या करना होगा, रिटन प्रैक्टिस। अगर ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आराम से 12-16 नंबर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो रिटन प्रैक्टिस इसका बहुत करना, 2 बार मिनिमम। ओके, पढ़ते हैं एक साथ। ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 2011 10 लाख शेयर है। ओके, देयर वर नो ऑप्शन वारंट और कन्वर्टेबल ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, 10 लाख का। अग्रीमेंट रिलेटेड टू रीसेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड फॉर द इशू ऑफ एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। हम लोग और इक्विटी शेयर इशू करेंगे अकॉर्डिंग इफ़ कोई कंडीशन मीट हो रहा है तो। ठीक है, क्या कंडीशन है, हम लोग 5000 शेयर देंगे अगर रिटेल साइट ओपन होता है ड्यूरिंग 2011। अगर 2011 में कोई रिटेल साइट अगर ओपन होगा तो हम लोग 5000 ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे। जितना ही रिटेल आउटलेट खुलेगा उतना 5000 ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, 1000 ऑर्डिनरी शेयर ईच ₹1000 ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 20 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अगर 20 लाख के ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अगर 20 लाख के ऊपर जा रहा है तो जितना 1000 रुपया बढ़ेगा, जितना 20 लाख के ऊपर अगर 20 लाख 1000 हो रहा है तो हर 1000 के ऊपर 1000 हम लोग इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं। मतलब 20 लाख 1000 अगर हो गया है प्रॉफिट तो 1000 इक्विटी शेयर नया इशू करेंगे। 20 लाख 2000 अगर हो गया तो हम लोग 2000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो एक तरीके से कहने का मतलब कि 20 लाख के ऊपर जितना रुपया तुम एक्सेस कमाने वाले हो उतना इक्विटी शेयर अगर इशू होगा। 20 लाख 1 रुपया अगर कमाओगे तो तुमको 1 इक्विटी शेयर इशू होगा। ठीक है, आगे डेटा दिया हुआ है कि 2011 में कितना रिटेल शॉप ओपन हुआ है। 2 रिटेल शॉप स्टार्ट हुआ है, एक हुआ है 1 मई को, दूसरा हुआ है 1 सितंबर को। तो 1 मई को हम लोग 5000 इशू करेंगे, 1 सितंबर को 5000 इशू करेंगे। ठीक है, टारगेट मीट। कंसोलिडेटेड ईयर टू डेट मतलब ईयर जैसे कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, उसके बाद 31 अगस्त, ऐसे कंसोलिडेटेड क्यूमुलेटिव फिगर में जाएगा। ठीक है, उसका तुम्हारा प्रॉफिट दिया हुआ है 11 लाख टिल 31 मार्च 11, 23 लाख टिल 30 जून 11, 19 लाख टिल 30 सितंबर 11 और 29 लाख टिल 31 दिसंबर 11 क्यूमुलेटिव दिया हुआ है। मतलब ये सब देखो क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर, 4 क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है, कैलेंडर ईयर है। ठीक है, पहला क्वार्टर में 11 लाख लोग कमाया है, दूसरा क्वार्टर में 23 लाख नहीं, दूसरा क्वार्टर में लोग कमाया है 12 लाख रुपया,
23 लाख क्यूमुलेटिव फिगर है, ठीक है। ओके, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑन क्वार्टरली एज वेल एज एनुअल बेसिस। तुमको क्वार्टरली 4 क्वार्टर है तो क्वार्टरली बेसिस तुमको बेसिक ईपीएस निकालना है और एनुअल बेसिस पे तुमको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। टोटल तुम्हारे पास तुमको कितना बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है? तुमको निकालना होगा 10 गो। कैसे? चार बेसिक ईपीएस निकालना होगा क्वार्टर का, 4 क्वार्टर है तो 4 बेसिक, और 4 क्वार्टर है तो 4 डाइल्यूटेड, हो गया 8। और उसके बाद एनुअल बेसिस पे डाइल्यूटेड और वो निकालना है, क्या उसको कहते हैं, बेसिक, तो 10। तो 10 को तुमको ईपीएस निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। टॉपिक कौन सा है? कंटीजेंटली इशुएबल शेयर्स। अभी जो हम बोले थे कि बेसिक शेयर, बेसिक ईपीएस में तुम कभी भी कंसिडर नहीं करोगे, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो कॉन्सेप्ट अलग था, ठीक है। वो सिर्फ उस क्वेश्चन को समझाने के लिए था। अभी जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उस पर तुमको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने से पहले एक लाइन तुमको बोलना चाहते हैं। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? EISH अपॉन वेन्स, ठीक है, जो नॉर्मल था, जिसमें पोटेंशियल इक्विटी हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियल इक्विटी है। हम लोग मान के चलते हैं एक ही पोटेंशियल इक्विटी है, ठीक है। अगर एक पोटेंशियल इक्विटी है तो फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक EISH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ PS डिवाइडेड बाई बेसिक वेन्स प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ PS, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको वेन्स पे ध्यान देना है, डाइल्यूटेड ईपीएस का। डाइल्यूटेड ईपीएस का जब वेन्स देखोगे तो हम कॉपी में ऊपर भी लिख दिए और रफ कॉपी में देखो हम बनाए हैं हिसाब से। रफ जहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं कॉपी में दिखा देते हैं, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो वेन्स कैसे निकल रहा है डाइल्यूटेड ईपीएस का? एक वेन्स होता है वेन्स ऑफ नॉर्मल जो शेयर था, मतलब जिसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं, जो पहले से एग्जिस्टिंग करता है, उसका वेन्स निकाल दो, प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से जो वेन्स आ रहा है वो आने वाला होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो नॉर्मल को तो अभी तुमको पता है। अब आ जाओ पोटेंशियल इक्विटी शेयर का जो भी वेन्स होता है। क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है ना, वो कुछ दिन के लिए डाइल्यूटिव होगा और कुछ दिन के लिए वो नॉर्मल बन जाएगा। मतलब जैसे कि हो सकता है कि एक क्वार्टर में होता है 3 महीना, हो सकता है 2 महीने तक वो डाइल्यूटिव हो और तीसरा महीना वो नॉर्मल शेयर हो जाए। डाइल्यूटिव मतलब कि अभी तक वो पोटेंशियल इक्विटी था, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन तीसरा महीने में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब इस महीने में वो नॉर्मल शेयर हो गया, अभी तक डाइल्यूटिव था, ठीक है, ठीक है। तो तुमको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना होगा। जब तक डाइल्यूटिव था उसका तुमको ऐड करना, उसको अलग से फॉर्मूला निकालना होगा, और जो नॉर्मल शेयर होगा उसका अलग वेन्स निकालना होगा। कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना। एक सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, दिमाग हो समझ में आ जाएगा। क्या करना, 3 महीना है तो 3 महीने में हो सकता है 1 महीना डाइल्यूटिव हो, 2 महीना नॉर्मल हो, या 2 महीना डाइल्यूटिव हो, 1 नॉर्मल हो। लास्ट में तुमको दोनों को ऐड ही करना है। ये ऐड होगा इंटू 2/3 और ये होगा ऐड इंटू 1/3, और नंबर ऑफ शेयर सेम ही होने वाला है। 5000 शेयर अभी डाइल्यूटिव में था, 5000 शेयर अभी नॉर्मल बन गया। 2 महीना के लिए डाइल्यूटिव था, 1 महीने के लिए नॉर्मल बन गया। लास्ट में तुमको ये दोनों को 5000 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। 5000 इंटू 2/3, 5000 इंटू 1/3, दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के बाद अगर देखोगे तो होगा कितना, वो 5000 इंटू 3/3। कुछ करने का ही जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सीधा डाइल्यूटिव नॉर्मल है, कुछ दिमाग मत लगाओ। जितना दिन के लिए जब इशू हुआ है, बस जब इशू हुआ है ना, और जितना देर के लिए था, बस ऐसे ऐड करके चलते चल जाना, आराम से बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 458 पे। तो हम लोग पहले बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं, और तुमको क्वार्टरली बेसिस और एनुअल बेसिस पे बनाना है। तो क्वार्टरली बेसिस मतलब जान, मार्च, अप्रैल, जून ऐसे करके तुम डिवाइड करो। तुमको बोले थे कि अगर साल का होगा तो साल में फॉर्मेट बना देना, अभी क्वार्टरली बनाना है तो क्वार्टरली फॉर्मेट बना दो। पहले बेसिक निकालना है। बेसिक का पहले EISH दे दो, सबका EISH दे दिया तुम, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, हर क्वार्टरली बेसिस पे देना है, तो क्वार्टरली बेसिस तुम निकाल दिया, ठीक है। देखो 12 लाख आया हुआ है 23 लाख की जगह, उस क्वार्टरली बेसिस देना है, ठीक है। अब वेन्स निकालो। वेन्स, बेसिक वेन्स जो नॉर्मल वेन्स था वो 10-10 लाख था सब में, ठीक है, और पूरा साल तो 10 ही लाख था।
एक बात, एनुअल में EASH कितना होगा? 29 लाख। तुम पूरा ऐड मत कर देना 29 लाख प्लस 19 लाख प्लस 23 लाख, भाई 29 लाख क्यूमुलेटिव फिगर है पूरा साल का, तो 29 लाख दे देना, ठीक है। अब वेंस का बात करते हैं। कंटीजेंट शेयर कितना है? 2 कंटीजेंट शेयर्स हैं। एक है कि आप उतना पैसा कमाओगे 20 लाख के ऊपर तो मिलेगा, एक है कि रिटेल शॉप ओपन करोगे तब मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्वार्टर 1 में आओ। क्वार्टर 1 में कोई भी रिटेल शॉप ओपन नहीं हुआ है तो कोई भी कंटीजेंट शेयर नहीं है। क्वार्टर 2 में आओगे तो पता चलेगा कि 1 मई को हम लोग रिटेल शॉप इशू कर रहे हैं, रिटेल शॉप ओपन कर रहे हैं 1 मई को, मतलब क्वार्टर अप्रैल मई जून में 1 मई को, मतलब 2 महीना ये नॉर्मल शेयर बन जाएगा क्योंकि अब इशू हो गया। इस महीना ये डाइल्यूटिव था 5000 शेयर, तो 5000 इंटू 1/3 प्लस 5000 इंटू 2/3 तुमको करना पड़ेगा, समझे? यहाँ पे तो नहीं किया हुआ है मेरे भाई, इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि ये बेसिक EPS निकाल रहे हैं हम लोग। हम जो फॉर्मूला तुमको दिए थे वो डाइल्यूटेड EPS का है। ऊपर जब तुम पेज देखोगे तो ऊपर डाइल्यूटेड EPS का फॉर्मूला है। बेसिक EPS में कभी पोटेंशियल इक्विटी को हम लोग मानते हैं? नहीं मानते ना। तो बेसिक जो नॉर्मल इक्विटी है वो लेंगे। तो 1 मई को इशू हुआ है तो नॉर्मल इक्विटी कितना दिन तक था? 2 महीना के लिए। 2 महीना आउट ऑफ कितना महीना? 3 महीना क्वार्टर वाइज। तो 5000 इंटू 2/3 कर दिया। और क्वार्टर 3 में जाओ तो 1 सितंबर को फिर से रिटेल आउटलेट ओपन हुआ तो फिर से 5000 शेयर देंगे, ठीक है। तो अब सितंबर में कितना वेंस होने वाला है? सितंबर में वेंस होने वाला है 2। एक तो 5000 जो क्वार्टर 2 में हुआ था वो सितंबर वाला क्वार्टर में 3 महीना था, तो 5000 इंटू 3/3 देखो रेट पेन से मार्क किए हुए हैं, ठीक है। नया जो शॉप ओपन हुआ 1 सितंबर, उसमें नॉर्मल शेयर जो नया शॉप ओपन हुआ वो कब ओपन हुआ? 1 सितंबर को। तो कितना महीना रहा उस क्वार्टर में? 1 ही महीना, तो इंटू 1/3, ठीक है। क्वार्टर 4 समझ जाओगे। एनुअल बेसिस पे आओ। एनुअल बेसिस में आओगे तो क्वार्टर भूल जाओ, पूरा साल में देखो। तो पहला हम लोग इशू कब कर रहे हैं? 1 मई को, तो मई से लेकर दिसंबर तक आओगे तो कितना महीना है? 8 महीना। फिर दूसरा जो है 1 सितंबर को, वो कितना लाइव है? 4 महीना। वैसे करके निकाल दोगे, ठीक है। इजी इजी। पूरा साल में कभी भी हमारा 20 लाख के ऊपर एज अ शेयर इज इशूड ऑन ईयर एंड इवन इफ टारगेट इज मेट। हाँ, एक मिनट। अर्निंग टेस्ट का एक कंडीशन वाला देख लिया, रिटेल टेस्ट, रिटेल शॉप वाला। अब दूसरा था अर्निंग का कि 20 लाख के ऊपर वाला। मेरे भाई जब अगर 20 लाख के ऊपर गया भी है, कितना बार गया है? एक क्वार्टर 2 में गया है, फिर उसका क्वार्टर 4 में गया है, तो उसके वजह से तुम इक्विटी शेयर जो इशू करोगे उसको बेसिक EPS में तुम कंसिडर करोगे? उसको तुम कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम ईयर एंड पे इशू करने वाले हैं इक्विटी शेयर। अगर टेस्ट अगर टारगेट मीट होता है तो ईयर एंड पे इशू होने वाला है, तो ईयर एंड पे इशू होगा तो लाइव कितना दिन होगा? 0 दिन। तो एक तरीके से वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो बेसिक EPS कैलकुलेट करते टाइम हमको मतलब नहीं होगा कि अर्निंग की वजह से कितना आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब डाइल्यूटेड का बात करेंगे तो उस टाइम को मतलब नहीं कि कब इशू कर रहे हैं, उस टाइम तो पूरा साल पोटेंशियल था क्योंकि टारगेट मीट हो चुका है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो बेसिक EPS तुम अब निकाल दोगे, निकल गया, ओके। अब आते हैं डाइल्यूटेड EPS पर। डाइल्यूटेड EPS का EASS दे दो, दे दिए। इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी, कोई पोटेंशियल इक्विटी है यहाँ पे? कोई पोटेंशियल इक्विटी नहीं है। EASH की वजह से, मतलब पोटेंशियल इक्विटी से अर्निंग पे कोई दबाव नहीं होने वाला है, वेंस पे दबाव होगा। तो वेंस पे आते हैं। बेसिक वेंस कितना था? 10 लाख। फिर से तुमको बोल रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन में बोले थे कि 16,400 ना लेके तुम उस लोगे सिर्फ 12,000, क्योंकि कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे वही है, तुमको बिफोर PS बिफोर एनीथिंग जो नॉर्मल इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग था 10 लाख वो लो, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंटीजेंट वाला। अब कंटीजेंट ही में आओगे तब अब जो हम फॉर्मूला बताए थे डाइल्यूटेड EPS का कि वेंस फॉर नॉर्मल शेयर्स 10 लाख तुम दे चुके हो, प्लस वेंस फॉर पोटेंशियल इक्विटी। पोटेंशियल इक्विटी में 2 पार्ट आएगा, डाइल्यूटिव और नॉर्मल, दोनों को ऐड करके 3 ही महीना होने वाला है। देखो यहाँ पे कैसे होगा। क्वार्टर 1 में मीट नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। क्वार्टर 2 में आओ। क्वार्टर 2 में डाइल्यूटिव स्टेज पे कितना दिन था वो? क्वार्टर 2 में रिटेल शॉप ओपन हो रहा है 1 मई को, अप्रैल मई जून में 1 मई को हो रहा है, तो इसमें हो रहा, तो इस क्वार्टर में तो टारगेट मीट हो गया। तो इस महीना, पहला महीना के लिए डाइल्यूटिव था, 2 महीना
नॉर्मल शेयर हो गया, क्योंकि 1 मई को इशू हो गया होगा इक्विटी शेयर, ठीक है, तो नॉर्मल हो गया। ये वाला जो इक्विटी रिटेल शॉप वाला इक्विटी शेयर है वो जब भी आप टारगेट मीट करते हो तब मिल जाता है, लेकिन वो वाला जो इक्विटी शेयर है अर्निंग वाला 20 लाख वाला ना, वो ईयर एंड वाला है, तो उसको भूल जाओ, अभी रिटेल की बात कर रहे हैं। तो 1 मई को इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में मीट हुआ टारगेट, तो इस महीना में पहला महीना में वो क्या था, डाइल्यूटिव, 1 महीना का डाइल्यूटिव, 2 महीना का नॉर्मल, 5,000 इंटू 1/3, 5,000 इंटू 2/3, दोनों को ऐड करना होगा, इक्वल टू 5,000 होगा ना, 5,000 इंटू 3/3, ईजी। तुमको यहाँ पे जितना बड़ा बड़ा हम ग्राफ दिए हुए इंटू 1/3, 2/3, कुछ करने का जरूरत नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, समझे, दोनों को ऐड करके डाल देना। वही 5,000, फिर क्वार्टर 3 में आओगे तो फिर से एक नया शॉप ओपन हुआ है, फिर से 5,000 दिए हैं, उसका भी कुछ वो क्या हुआ 1 सितंबर को, अगस्त सितंबर नहीं जुलाई, हाँ जुलाई अगस्त सितंबर, 1 सितंबर को हो रहा है, टारगेट पूरा हुआ इस क्वार्टर में, तो 2 महीना था डाइल्यूटिव, 1 महीना नॉर्मल, 2 महीना 5,000 इंटू 2/3, 5,000 इंटू 1/3 ऐड कर दो, हो गया, चल गया उधर। तो ये तो हो गया 1 सितंबर वाला 5,000 का, जो क्वार्टर 2 में आया था 5,000, वो तो अब 3 महीना रहेगा पूरा, तो उसका निकाल दो, निकल गया, ठीक है, इजी, ठीक है। अब बार दिमाग में बात आएगा कि भाई हम बेसिक थोड़ी निकाल रहे हैं कि इस महीना भी ये लाइव है, हम तो डाइल्यूटेड का निकाल रहे थे, डाइल्यूटेड में भी बेसिक अभी कंसिडर कर रहे हैं ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, बस 5,000 चलते चल जाएगा, हो गया। एनुअल बेसिस पे आओगे तो एनुअल बेसिस में भी दिमाग तुम्हारा खपचा होगा, ये भाई कितना दिन लाइव था, कितना दिन डेट था, होगा ना तुम्हारे पास दिमाग खराब, कोई मतलब नहीं है तुमको। चारों क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी एक्टिव टारगेट मीट था, इसमें भी मीट हो गया, तो पूरा साल में तो मीट हो गया एक तरीके से, एनुअल बेसिस पे देखेंगे तो टारगेट मीट हो चुका है। तो डाइल्यूटेड कितना था, 4 महीना, मतलब जो 1 मई में हुआ था वो 4 महीना था, जो 1 सितंबर को हुआ वो 8 महीना था, फिर ये तो डाइल्यूटिव बेसिस था 4 महीना 8 महीना, नॉर्मल में कितना देर था, 1 मई वाला 8 महीना था नॉर्मल पे, 1 सितंबर वाला 4 महीना था नॉर्मल पे, सब ऐड कर दो, 12 महीना, 10,000, चल गया, ईजी। ओके। अब आते हैं अर्निंग वाला पे। देखो अर्निंग वाला का यहाँ पे वेन्स ऐड किया हुआ है, बेसिक में नहीं किए थे, क्योंकि बेसिक में अर्निंग वाला क्यों नहीं ऐड किया था, क्योंकि अर्निंग वाला शेयर्स हम लोग ईयर एंड पे दे रहे थे, ईयर एंड पे जो शेयर दे रहा है उसको बेसिक में हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो लाइव 0 दिन था, लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस टाइम करेंगे, वैसे करके इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ओके। इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्या कि क्वार्टर 1 में एक भी इशू नहीं होगा नया इक्विटी शेयर, क्योंकि 20 लाख का टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्वार्टर 2 में 23 लाख हो गया है, मतलब 3 लाख एक्स्ट्रा, तो 3 लाख के ऊपर तुम्हारा जो भी शेयर जाना चाहिए उतना शेयर चला जाएगा। क्वार्टर 3 में 1 भी रुपया नहीं जाने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट 20 लाख के ऊपर नहीं गया, लास्ट क्वार्टर में 20 लाख के ऊपर चला गया, 9 लाख। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि भाई तो क्यूमुलेटिव फिगर है, तुम उसको कैसे कंसिडर कर रहे हो, सर ऐसे ही बोले भाई, तो ऐसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में सर नोट दिए हुए हैं, व्हेन राइटिंग फॉर एनुअल फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन क्वार्टर में क्या हुआ उसे तुमको मतलब नहीं, जब एनुअल का सोच रहे हो तो पूरा देखो कि हाँ क्वार्टर 2 में हुआ था या क्वार्टर 4 में, तो उसे मतलब नहीं है, पूरा एनुअल बेसिस पे देखो कि हाँ ठीक है, एक क्वार्टर में एक्टिव हो गया, एक क्वार्टर 3 में अगर वो टारगेट फिल हुआ मतलब पूरा साल हो गया, ठीक है। वैसे जब हम लोग क्वार्टर का काम कर रहे हैं तो भूल जाओ एनुअल में क्या हुआ, दिमाग नहीं आना चाहिए, सिर्फ 3 महीने जब उस क्वार्टर में हुआ सिर्फ उतना दिमाग लगाना है, ठीक। और अनलाइक अदर क्वेश्चन जब डाइल्यूटेड ईपीएस बनाते हैं तो बेसिक ईपीएस ले लेते हैं, जो बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस में बेसिक ईएसएच और बेसिक विंस लेते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं ले रहे हैं, तो वो बता दिए थे 5,600 वाला चीज़, बस ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था, तुम इसमें ध्यान देना, क्वेश्चन बना लेना, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है एंटिटी विथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। क्या है ये टॉपिक, एंटिटी विथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। कोई भी ऐसा कंपनी हो सकता है जिसका कोई ऑपरेटिंग बिजनेस होगा और कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होगा, लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंपनी जैसे कि बजाज, ठीक है, तो हो सकता है कि बजाज के पास तो लाइक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है बजाज, उसका कोई एक्टिव ऑपरेशन हो सकता है, कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल बजाज पल्सर उसका ऑपरेटिंग हो गया, बजाज
बजाज डिस्कवर हो सकता है उसका डिसकंटिन्यू हो गया होगा, तो कोई भी कंपनी हो सकती है जिसका ऑपरेटिंग बिजनेस होगा और डिसकंटिन्यूड बिजनेस भी होगा। तो जब ईपीएस देना होता है तो उस कंपनी को अपना डिसकंटिन्यूड बिजनेस का भी तुमको ईपीएस अलग से देना होगा, ऑपरेटिंग बिजनेस है उसका ईपीएस अलग से देना होगा, और ऑपरेटिंग और डिसकंटिन्यूड दोनों का मिला के ईपीएस अलग से देना होगा। तो 3 ईपीएस देना होगा उसको, एक ऑपरेटिंग वाला का, एक नॉन ऑपरेटिंग जो डिसकंटिन्यूड है, और एक कंबाइंड, दोनों को मिला के ईपीएस देना होगा। तीनों का अलग अलग ईपीएस देना होगा। और ईपीएस का मतलब बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस, मतलब टोटल 6 ईपीएस देना होगा। ठीक है, ओके। हम लोग रिपोर्ट तभी करते हैं हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस को तभी रिपोर्ट करते हैं जब वो डाइल्यूटिव होता है। डाइल्यूटिव मतलब कि डाइल्यूटेड ईपीएस कम है तुम्हारा बेसिक ईपीएस से। जब बेसिक ईपीएस ज़्यादा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस से, तब उसको कहेंगे हम लोग डाइल्यूटिव ईपीएस। और जब डाइल्यूटिव ईपीएस होता है तभी रिपोर्ट करते हैं। और जब एंटी डाइल्यूटिव होता है, मतलब कि जब डाइल्यूटेड ईपीएस ज़्यादा होता है बेसिक से, तो हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एकदम ठीक है भाई। एक नया रूल क्या कि हम लोग we will report EPS of discontinued operation only if dilutive of discontinued operation and dilutive in operating। क्या बोल रहा है भाई, बताते हैं। अभी हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी बिजनेस जिसके पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसको 3 तरीके का EPS देना होगा। 3 तरीके का नहीं, 3 चीज़ का EPS, एक उसका ऑपरेटिंग का, डिसकंटिन्यूड का और एक कंबाइंड का। सच बात है। तो डिसकंटिन्यूड अपना ईपीएस देगा, ऑपरेटिंग अपना ईपीएस देगा, और कंबाइंड कंपनी जो है जिसका दोनों बिजनेस है वो कंबाइंड करके देगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई डाइल्यूट जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसका हो सकता है कि उसको डाइल्यूटिव हो, मतलब उसका जो बेसिक हो वो ज़्यादा हो डाइल्यूटेड से। और जनरली क्या होगा कि उसका ऑपरेटिंग बिजनेस का भी डाइल्यूटिव होगा, कि उसका बेसिक ज़्यादा होगा तुम्हारा उससे, क्या उसको कहते हैं, डाइल्यूटेड से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग बिजनेस है, जो मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस है, उसका जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो ज़्यादा आ रहा है बेसिक ईपीएस से, मतलब वो एंटी डाइल्यूटिव है। तो भाई जब भी ऑपरेटिंग बिजनेस का अगर एंटी डाइल्यूटिव आ जाता है ना, तो उसको रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। क्या रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है? ना अपना रिपोर्ट करेगा, ना ही डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का रिपोर्ट करेगा, और ना ही कंबाइंड का रिपोर्ट करेगा। फिर से सुनो, जैसे ही जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका अगर एंटी डाइल्यूटिव आ जाता है, तो भले ही डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का डाइल्यूटिव आ रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। ऑपरेटिंग बिजनेस का अगर एंटी डाइल्यूटिव आया है, मतलब उसका जो डाइल्यूटिव है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू बेसिक, तो उसको तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को देने का कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कंबाइंड वाले को। समझे? ऑपरेटिंग का अगर डाइल्यूटिव होगा तभी तुम लोग दिखा सकते हो कि हाँ भाई एंटी डाइल्यूटिव है, डाइल्यूटिव है। अगर ऑपरेटिंग का एंटी डाइल्यूटिव हो गया तो दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, परफेक्ट। पेज नंबर 460 कॉपी में इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखो एग्जाम्पल 1 में कंटिन्यूड ऑपरेशन का बेसिक 5 है, डाइल्यूटेड 4 है। मतलब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसका डाइल्यूटिव है, मतलब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अपना दिखा सकता है। ठीक है, और दिखा सकता है मतलब ऑपरेटिंग अगर दिखाया है तो तुमको भी दिखाना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट है। इसमें सब कुछ ऑपरेटिंग पे चलता है। अगर ऑपरेटिंग दिखा रहा है तो सब दिखाएगा, अगर ऑपरेटिंग नहीं दिखा रहा है तो कोई नहीं दिखाएगा। मतलब ये कि ऑपरेटिंग दिखाया कि डाइल्यूटिव है तो रिपोर्ट करेगा। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का एंटी डाइल्यूटिव है तब भी उसको दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग दिखा रहा है। अगर ऑपरेटिंग नहीं दिखाएगा, भले ही तुम्हारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का डाइल्यूटिव है तो तब भी तुम नहीं दिखाओगे, भले डाइल्यूटिव है। ठीक है, तो वही चीज़ दिया हुआ है, वही एग्जाम्पल नंबर 2 पे है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि कंटिन्यूड ऑपरेशन का एंटी डाइल्यूटिव हो गया, लेकिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का डाइल्यूटिव है, तब भी तुम नहीं दिखाओगे। क्यों नहीं दिखाओगे भले डाइल्यूटिव होने के बाद? क्योंकि कंटिन्यू बिजनेस का एंटी डाइल्यूटिव है। और एग्जाम्पल नंबर 3 वैसे ही है, देख लेना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 उसी के ऊपर है, देख लो उसको, समझ में आ जाएगा तुमको। ओके, फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 15। उसमें क्या हुआ है, नॉर्मल चीज़ दिया हुआ है क्या कि जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब कि उसको पहले पैसा मिलेगा इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स।
एक कंपनी है जिसको 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर सब है कितना 5,000, तो उसको मिलेगा 25,000 रुपया, क्योंकि 5 रुपया पर उसको डिविडेंड मिलने वाला है। तो 1 लाख में से 25,000 जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर उसको 2 रुपया मिलने वाला है, वो लोग कितना है 10,000 शेयर होल्डर है, तो उसको 20,000 मिलेगा। तो 1 लाख में से 25,000 प्रेफरेंस शेयर के पास गया, 20,000 गया इक्विटी शेयर होल्डर के पास। अभी भी कंपनी के पास कितना बचा हुआ है 55,000 रुपया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बोल रहा है कि हमको भी अब और पैसा चाहिए, भले ही हमको एक बार मिल चुका है लेकिन अब हमको और पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए बोल रहा है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को अगर 1 रुपया मिलेगा तो हमको 50 पैसा चाहिए, मतलब आफ्टर जो 2 रुपया और 5 रुपया मिल चुका है उसके बाद अगर कोई पैसा बच रहा है तो अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर को 1 रुपया मिल रहा है तो हमको 50 पैसा चाहिए, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं हम लोग कि ऑर्डिनरी शेयर वाले को अगर 1 रुपया मिल रहा है और प्रेफरेंस शेयर वाले को अगर 50% मिल रहा है 50 पैसा, तो कितना पैसा मिलेगा। तो ऑर्डिनरी शेयर सब है 10,000 और शेयर होल्डर है, तो 10,000 शेयर होल्डर को कितना रुपया मिलेगा 10,000 रुपया 1 रुपया के हिसाब से, और 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना रुपया मिलेगा 2500 0.5 के हिसाब से। तो टोटल पैसा कितना देने वाले हम लोग 12,500, मतलब कि अगर 1 रुपया अगर मिलना है उसको और 0.5 तो 12,500 देना पड़ेगा। मतलब 12,500 का 10,000 जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को और 2,500 जाएगा उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। रेशियो दे दिए सर, अब इस रेशियो में 55,000 को बांट दो, वही बांट दिए सर बस, तो तुमको पता चल जाएगा EPS फॉर बोथ क्लास निकल जाएगा, ठीक है। इंड AS 33 कंप्लीट हो गया है, अभी एक इंड AS बचा हुआ है, इंड AS 115। तब तक के लिए बाय बाय।